नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको पता है पीजीटी के पेपर में जो है वो 30 नंबर के हिमाचल जीके के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। मतलब 15 क्वेश्चन जो है वो एचपी जीके के पीजीटी के पेपर में आने वाले हैं। जैसे हम बाकी सेक्शंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हिमाचल जीके को हम पीछे नहीं छोड़ सकते किसी भी हाल में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है, मेरिट बनाने वाला सेक्शन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करते हैं। और एक और बात जो मैं हर बार कहता हूं, मैं फिर से स्टार्टिंग में ही कह दूंगा कि जितनी मेहनत आप बाकी एग्जाम्स के लिए करते हैं ना, जैसे क्लरिकल का एग्जाम हो गया और एलाइड के एग्जाम्स हो गए ना, उनसे उससे बेटर है कि उससे दुगनी तिगनी मेहनत जो है वो पीजीटी के लिए कीजिए, क्योंकि लिमिटेड कंपटीशन है, सभी के पास बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। तो लिमिटेड कंपटीशन है और बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जाने ना दें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, बाकी तो जो होगा वो ठीक ही होगा। चलिए पहले क्वेश्चन से जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में कुल कितने गांव हैं। अब देखो, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी कितनी है, तो बड़े कॉमन क्वेश्चन है। परंतु हिमाचल प्रदेश में विलेजेस कितने हैं ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो 2011 की जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस थे वो थे 20,690, 20,690 यहाँ पर विलेजेस थे 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ विलेजेस आपको पता चल गया कि सब कहाँ पर कितने थे हिमाचल प्रदेश में, 20,690 थे। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा विलेजेस जो था वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे, सबसे कम विलेजेस जो था वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे। सबसे ज़्यादा विलेजेस जो था वो ऑब्वियस ही बात है कि कहाँ पर होंगे, कांगड़ा में सबसे ज़्यादा विलेजेस थे। कांगड़ा में कितने विलेजेस थे ये भी इंपॉर्टेंट है, 3869 विलेजेस यहाँ पर थे, 3869 यहाँ पर विलेजेस थे। और अगर हम दूसरी ओर बात करें कि सबसे कम विलेजेस कहाँ पर थे, सबसे कम विलेजेस थे कुल्लू में, 326 यहाँ पर विलेजेस थे 2011 की जनगणना के अनुसार। अब वैसे आपको पता होना चाहिए, मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स आपको बता देता हूँ जहाँ पर कितने विलेजेस हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट तो याद कहाँ ही रहेंगे, परंतु चलो मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से। जैसे कि आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, बिलासपुर में 1061 विलेजेस थे। आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट हो गया, चंबा में 1591 विलेजेस थे। और आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया जहाँ की लिटरेसी सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर 1725 विलेजेस थे। आपका शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, उसमें 3231 विलेजेस थे, 3231 टोटल नंबर ऑफ विलेजेस थे। और बस इतना याद रख लो, 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए हमारे, वो काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है केलंग इज द नेम ऑफ स्नेक एंड इज द चीफ गॉड ऑफ विच ट्राइब। तो बोलते हैं कि केलंग सांप का नाम भी है, परंतु ये एक जनजाति के प्रमुख देवता भी हैं। कौन सी जनजाति के ये प्रमुख देवता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। देखो, केलंग देवता जो है ना, केलंग देवता ये जो गद्दी ट्राइब आती है, गद्दी ट्राइब के प्रमुख देवता माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है, गद्दी ट्राइब के प्रमुख देवता हैं। गद्दी ट्राइब मुख्य रूप से चंबा में पाई जाती है। चंबा के साथ साथ ये कांगड़ा के भी जो है वो कांगड़ा में भी जो है ये ट्राइब मुख्य रूप से पाई जाती है। चलो ये दो चीजें हो गई। आपको पता होना चाहिए कि कांगड़ा के राजा जो थे वो थे संसार चंद, प्रमुख राजा जो थे इसके संसार चंद। संसार चंद को एक गद्दी गर्ल के साथ जो था वो प्यार हो गया था, उसका नाम पूछ लिया जाता है, तो वो नोखू नाम था उसका। और राजा का नाम तो संसार चंद था, गद्दी गर्ल का नाम नोखू था, वो भी आपने ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं कि केलंग यहाँ के जो है वो प्रमुख देवता माने जाते हैं, गॉड ऑफ स्नेक्स माने जाते हैं, किंग ऑफ ऑल स्नेक्स माने जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और जो गद्दी ट्राइब है ना, उनके बीच में ना अलग अलग जो मैरिज के टाइप होते हैं, उनकी ड्रेसेस होती हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गद्दी ट्राइब के बीच में कौन कौन से मैरिज के टाइप में आपको याद हैं सारे के सारे। जैसे कि दानपुन मैंने आपसे कल परसों पूछा था, वो कॉमन मैरिज का टाइप है गद्दी ट्राइब के बीच में। बट्टा सट्टा एक ये भी इनके बीच में मैरिज का टाइप है। घर जवांतरी मैरिज का टाइप है। झिंड फूक ब्राड फूक ये भी मैरिज का टाइप है। झंझारा मैरिज का टाइप है। बड़े ही कॉमन से ये टाइप है इनके बीच में। अब गद्दीज के बीच में मुख्य रूप से एक मिंजर मेला लगता है, ठीक है, मिंजर मेला ध्यान रखना है। वैसे तो इनका एक फेस्टिवल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, वो कौन सा फेस्टिवल है इनका, वो भगवान शिव को डेडिकेटेड है फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल को जो है नवाला कहा जाता है। नवाला फेस्टिवल जो है वो गद्दी ट्राइब का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अभी हम बात कर रहे हैं मिंजर मेले की। तो मिंजर मेला जो है ये कब लगता है, ये सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। इनके बीच में जो ड्रेसेस के टाइप आते हैं उसमें जो है वो डोरा, चोला और इस तरह के जो है ड्रेसेस के टाइप आते हैं। चादरू वो तो कॉमन है हमारे यहाँ पर। तो ये आपको पता चल गया कि हमारे हिमाचल में चादरू तो आपको पता है लेडीज़ कॉमन रूप में लेती हैं, और चोला, डोरा ये सारी चीज़ें ना इनके बीच में कॉमन है। और भी अभी हम ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द कैपिटल ऑफ कुल्लू वॉज शिफ्टेड फ्रॉम जगतसुक टू नग्गर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो नग्गर
नगर एक इम्पॉर्टेंट स्थान है जहाँ पर कुल्लू की कैपिटल रह चुकी है, जहाँ पर अभी भी प्रेजेंट टाइम में टूरिस्ट की अट्रैक्शन बनी रहती है। अभी हम बात करते हैं कि जगतसुख में कुल्लू की कैपिटल होती थी, नगर को स्थानांतरित की गई थी। कौन से राजा थे? तो राजा थे ये विशुद्धपाल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। विशुद्धपाल राजा थे, इनके कार्यकाल के दौरान इसको शिफ्ट किया गया। देखो जब विशुद्धपाल राजा थे ना, तो उस टाइम नगर पर करमचंद का शासन होता था। करमचंद जो था वो यहाँ पर शासन करते थे। तो नगर के ये जो शासक थे करमचंद, इनको जो था वो युद्ध में हराया गया था विशुद्धपाल के द्वारा, और कुल्लू की राजधानी जो था वो नगर में जो था वो स्थापित की गई थी। बाद में भी कैपिटल जो था वो शिफ्ट होती रही। अगर हम बाद में बात करें कि कैपिटल कहाँ कहाँ को शिफ्ट होती रही, तो आपने ध्यान रखना है कि बाद में चलकर एक टाइम ऐसा आया कि कुल्लू की कैपिटल फिर से जो था वो जगतसुख में बना दी गई थी। कुल्लू के जो महानतम शासक थे राजा जगत सिंह, उनके द्वारा कुल्लू की राजधानी जो था वो सुल्तानपुर में स्थापित की गई थी। बाद में चलकर कुल्लू में जो था वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा भी यात्रा की गई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल्लू के कौन से राजा हुआ करते थे जब गुरु गोविंद सिंह जी ने यात्रा की थी? तो राजा राज सिंह जो था वो हुआ करते थे। राज सिंह का नाम आपने ध्यान रखना है जब गुरु गोविंद सिंह जी ने जो था वो यहाँ की यात्रा की थी। देखते ही देखते कुल्लू के अंतिम राजा आपसे पूछे जा सकते हैं कि कुल्लू रियासत पर शासन करने वाले जो था वो अंतिम शासक कौन थे? तो यहाँ पर जो शासन करने वाले अंतिम शासक थे उनका नाम था राजा अजीत सिंह। तो राजा अजीत सिंह का नाम भी आपने ध्यान रखना है कि ये कुल्लू के जो था वो अंतिम शासक थे। अजीत सिंह के कार्यकाल के दौरान विलियम मूरक्राफ्ट एक प्रसिद्ध यात्री थे, इनके द्वारा भी कुल्लू की यात्रा की गई थी। और कब की गई थी? 1820 में जो था वो विलियम मूरक्राफ्ट के द्वारा कुल्लू की यात्रा की गई थी। ये सारे क्वेश्चन हो गए कुल्लू के। अभी अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हाईएस्ट विलेज ऑफ डोडरा क्वार इज। तो डोडरा क्वार का हाईएस्ट विलेज पूछा गया है, कौन सा है? देखो डोडरा क्वार की अगर हम बात करते हैं तो डोडरा क्वार कहाँ पर पड़ता है? पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। तो ये शिमला में जो है वो पड़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा शिमला की डोडरा क्वार शिमला में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि डोडरा क्वार का हाईएस्ट विलेज जो है वो कौन सा है? तो पंडर विलेज यहाँ का है। ऑप्शन ए सही आंसर है, जो हाईएस्ट विलेज माना जाता है यहाँ पर। देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सिंपल वे में पूछा जाए, यही क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी बन सकता है कि स्टेटमेंट 1 दे दी जाएगी कि डोडरा क्वार का हाईएस्ट विलेज पंडर है या कुछ और है। इस तरह से दे देंगे, स्टेटमेंट सही गलत बताने होगी। क्वेश्चन पूछने का कुछ भी तरीका हो सकता है, बस आपको चीज़ें याद रखनी है वो अच्छे से। अगर हम बात करते हैं ना डोडरा क्वार की, तो डोडरा क्वार शिमला में पड़ता है। शिमला की अगर हम बात करते हैं पुराने टाइम में, तो बुशहर यहाँ की एक प्रसिद्ध रियासत हुई, प्राचीनतम एक रियासत है यहाँ की, जो माना जाता है कि प्रद्युम्न के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी। भगवान श्री कृष्ण के वंशज जो है ये माने जाते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि यहाँ के जो राजा हुए ना, यहाँ के राजा हुए जैसे कि प्रद्युम्न के बाद यहाँ के जो 110वें नंबर के राजा आते हैं वो राजा चतर सिंह आते हैं। राजा चतर सिंह जो था वो कामरू से सराहन को अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट करते हैं। और यहाँ के जो अलग अलग राजा हुए, जैसे कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो बुशहर एकमात्र ऐसी रियासत हुई जिसने कह दिया कि हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। और उस टाइम राजा शमशेर सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे। बुशहर के ऊपर एक्शन भी लेना चाहा, परंतु कारणवश एक्शन नहीं ले पाए। एक तो ब्रिटिशर्स के पास उस टाइम जो था वो सेना उपलब्ध नहीं थी, फिर बुशहर के साथ इस टाइम इसलिए भी पंगा नहीं लिया जा सकता था क्योंकि उस टाइम बुशहर से जो तिब्बत रोड अभी आप देखते हैं ना कि तिब्बत की और रोड जाता है, वो इंडो तिब्बत रोड जो था वहां पर निकल रहा था। तो अगर बुशहर के राजा बीच में अड़चन डाल देते तो वो लॉर्ड डलहौजी का ड्रीम प्रोजेक्ट था वो पूरा नहीं हो पाता। तो इस तरह की पूरी बात थी। यहाँ के जो अंतिम शासक हुए वो हुए राजा पदम सिंह। बुशहर के एक राजा ऐसे भी हुए जिन्हें अजानुबाहु कहा गया इन्हें। तो ये राजा थे राजा केहरी सिंह। केहरी सिंह को ही जो था वो औरंगजेब के द्वारा छत्रपति का खिताब भी दिया गया था और छत्रपति की उपाधि भी जो था वो दी गई थी। और बुशहर के अलावा जो इम्पोर्टेंट यहाँ की रियासतें आती हैं, जैसे कि केयोंथल रियासत हो गया। केयोंथल रियासत जिसकी स्थापना राजा गिरिसेन के द्वारा की गई थी, वो ब्रिटिश सरकार का जब रूल हुआ करता था यहाँ पर, तो ये कसुम्पटी को जो था वो लीज पर दे दिया गया था ब्रिटिश सरकार को यहाँ के राजा के द्वारा, केयोंथल के राजा के द्वारा। और प्रेजेंट टाइम में कसुम्पटी जो था वो शिमला का भाग देखने को आपको मिलता है। और इतना याद रखें, बहुत सारी रियासतें हैं हमारे पास, अगर बहुत ज़्यादा रिवाइज करने लग पड़े तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इतना काफ़ी है याद रखने के लिए, एग्जाम में पूछा गया अगर। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि कामरू नाग लेक इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि कामरू नाग झील जो है वो मंडी की कौन सी तहसील में जो है वो पड़ती है। मंडी में देखो अलग अलग तहसीलें आती हैं। अगर हम मंडी की तहसील की बात करते हैं जहां पर कामरू नाग लेक पड़ती है, तो कामरू नाग लेक जो है वो इनमें से ऑप्शन डी नन ऑफ दिस सही आंसर होगा। इनमें से किसी भी में नहीं पड़ती। छछियोत तहसील है एक, छछियोत तहसील में जो है ये पड़ती है मंडी की, ये छछियोत तहसील में जो है वो पड़ती है।
ऑप्शंस में हर बार ज़रूरी नहीं कि आप ही के अनुकूल जो है वो ऑप्शन दिए गए हों, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ये नन ऑफ दीज ऑप्शंस की भी। और हम देखो हर एक एंगल से ना पीजीटी की टेस्ट सीरीज़ में भी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पीजीटी पेपर 1 की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें मैं हर एक क्वेश्चन को हर एक एंगल से प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आसान क्वेश्चन भी ऑप्शंस के हिसाब से टफ बन जाए और आंसर करना डिफिकल्ट हो जाए और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम में वही तो होता है जो हमें एग्जाम क्वालिफाई करने से रोकता है। तो एग्जाम क्वालिफाई कैसे किया जाए ना, उसी बात को लेकर अलग अलग तरह से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की टेस्ट सीरीज में भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको भी अवेल करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, हमें डायरेक्टली ईमेल करें, आपको इजीली एक्सेस मिल जाएगी। बात करते हैं फिर से लेक के बारे में। मंडी की अगर हम बात करते हैं तो मंडी में सिर्फ एकमात्र इकलौती ये लेक नहीं है, मंडी में और भी इंपॉर्टेंट लेक्स बनती हैं और मंडी के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो मंडी में बहुत ज़्यादा फ्लड देखने को मिली, तो मंडी शहर जो है वो ब्यास नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। यहाँ पर जो अलग अलग लेक्स आती हैं, अलग अलग झीलें आती हैं, वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पर जो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं वो क्या किस तरह से बनते हैं। पहले यहाँ की लेक्स हम रिवाइज करेंगे। यहाँ पर रिवाल्सर लेक आती है, यहाँ पर पराशर झील आती है, यहाँ पर कुंतभ्योग झील आती है, यहाँ पर पंडोह झील आती है, यहाँ पर सुखसार झील आती है। तो ये सारी यहाँ की इंपॉर्टेंट लेक हैं। कौन कौन सी? रिवाल्सर हो गया, पराशर हो गया, कुंतभ्योग हो गया, कलासर हो गया, सुखसार हो गया, ये सारी यहाँ की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ लेता है? क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेता है कि कौन सी लेक ऐसी है, कौन सी तहसील में मंडी की पड़ती है। जैसे कि कामरूनाग तहसील, कामरूनाग लेक जो है कौन सी तहसील में पड़ती है, पता चल गया। एक कुमारवाह झील भी है, कुमारवाह झील ये भी मंडी में पड़ती है और छछियोत में ही जो है ये तहसील पड़ती है, छछियोत में ही जो है ये लेक पड़ती है। ये भी आपने ध्यान रखना। कौन सी? कुमारवाह। कुमारवाह जरूर लिख ले, ये भी छछियोत में पड़ती है, तो रिलेट कर पाएंगे और याद भी इजीली जो है वो रह जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अच्छा, मंडी का एक क्वेश्चन रह गया। मंडी का क्या क्वेश्चन रह गया? तत्तापानी। तत्तापानी एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है, लाइट में पूछा गया था, तो ये आपने ध्यान रखना है कि मंडी में जो है वो स्थित है। तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग है, मंडी में जो है वो स्थित है। चलें जी अगली क्वेश्चन की ओर चलें, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोलते हैं विच कंट्री इज असिस्टिंग इन सवां रिवर वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ऊना। तो ऊना का जो सवां रिवर परियोजना है, ऊना में ये सवां परियोजना है, कौन सा देश इसमें सहायता कर रहा है बनाने को? तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि जापान देश जो है वो सहायता कर रहा है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जापान देश इसमें सहायता कर रहा है, परंतु सवां जिसको रिवर ऑफ सॉरो भी कहते हैं ऊना में, शोक की दरिया इसको कहते हैं, रिवर ऑफ सॉरो, ये आपने ध्यान रखना है, ये इसको कहा जाता है। और साथ में ही क्वेश्चन पूछने वाले ने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि सवां वैली कहाँ पर स्थित है। तो सवां वैली ना, ये ना सोच लें कि ऊना में वैली नहीं हो सकती। सवां वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये ऊना में ही जो है वो स्थित है। जब लेक यहाँ पर है तो, जब नदी यहाँ पर है तो वैली भी यहीं पर होगी, और जहाँ जहाँ से ये नदी मुख्य रूप से होकर बहती है उसको वैली कह दिया। देखो ऊना के बारे में काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं हुआ है। हम जानते हैं कि ऊना की स्थापना किसने की थी, क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऊना के बारे में। तो ऊना की अगर हम बात करें ना, प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं ऊना, तो ये जो है पहले जसवां रियासत का अधिक भाग जो था वो हुआ करता था। तो जसवां रियासत की स्थापना किसने की थी? राजा पूरबचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1170 ईस्वी में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। अभी आप बात करें प्रेजेंट टाइम में जो ऊना है ना, प्रेजेंट टाइम में ऊना किस तरह से स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया, तो वो भी पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट टाइम में ऊना की बात इस तरह से है कि प्रेजेंट टाइम में जो ऊना आप देखते हैं ये पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। ऊना जो है वो 1966 से पहले जो है वो पंजाब के होशियारपुर चली गई तहसील भी रह चुकी है, और 1966 से लेकर 1972 तक ऊना जो था वो कांगड़ा जिले का भाग रहा। फिर 1972 में जो था वो ऊना को एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो था वो दर्जा दिया गया, और बाबा थे बाबा कलाधारी, बाबा कलाधारी के द्वारा जो था वो ऊना की नींव जो था वो रखी गई थी, ऊना की स्थापना की गई थी। ये तो चलो बड़े बेसिक क्वेश्चन है, किताबों में आपने पढ़े भी होंगे, ये आपको ध्यान रह जाएंगे, परंतु आपने ये ध्यान रखना है जरूर कि ऊना जो है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिख पॉपुलेशन पाई जाती है। नायब तहसीलदार के मेंस में जो जब एमसीक्यू बेस्ड होता था उसका मेंस तब पूछा गया था, तो सिख पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पाई जाती है। वो भी ध्यान रखें, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। ऊना जिले से होते थे बाबा लक्ष्मण दास। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बाबा लक्ष्मण दास आर्य जो था वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता के स्ट्रगल में इन्होंने भाग लिया था। तो वो कौन से जिले से संबंध रखते थे? ऊना जिले से संबंध रखते थे ये, और 1905 में बाबा लक्ष्मण ने जो था वो इस आंदोलन में जो था वो भाग लिया था। ये आपने नोट करना है। ऊना के भी बेसिक क्वेश्चन हमारे पास हो गए। वैली यहाँ की जान ली, रिवर यहाँ की जान ली, इसको किस तरह से कहा जाता है, कौन सा सहायता कर रहा है, वो सारे क्वेश्चन हमने जान लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश वन निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। ये बड़े ही स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन हैं हिमाचल के, और पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाएंगे, बड़ा घुमा फिरा भी नहीं सकता इनको कोई, तो ये याद होने चाहिए हमेशा ही।
1974 की बात है कि जब फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ पर स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि 1974 में और क्या हुआ था। 1974 में ही HRTC की स्थापना की गई थी। अब ये HRTC का पेपर भी हो सकता है हमारे साथ देखने वाले HRTC का जो एग्जाम देंगे वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो HRTC की स्कीम्स के बारे में हर बार पूछते रहते हैं। अब देखो HRTC की कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिनकी बात मैं आपको पूरी तरह से बता देता हूं और यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। HRTC के सफर आप जब भी करते हैं तो स्मार्ट कार्ड जो है वो HRTC देता है। इसके ऊपर क्वेश्चन HRTC ने पूछा है कि कितना % डिस्काउंट जो है वो HRTC इस कार्ड में देता है। बता देंगे आपकी 10% डिस्काउंट यहाँ पर देता है। HRTC मान लो HR कंडक्टर के पेपर में ये पूछ लेगा कितने रुपए का ये कार्ड बनता है, तो अब ये कार्ड 50 रुपए का जो है वो बनता है। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि HRTC का ये कार्ड जो है ना, ये क्या सभी बसेज में चलता है, तो आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल सभी बसेज में चलता है, परंतु जो सुपर फास्ट, डिलक्स, सेमी डिलक्स, डिलक्स बसेज होती है ना हो गई, इनमें भी चलता है। परंतु वॉल्वो और AC बसेज जो होती है ना, ये डिस्काउंट इनमें अलाउड होता है सिर्फ 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक ही इनमें ये अवेलेबल होता है डिस्काउंट। तो ये ज़रूर नोट कर लेना है कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक ही जो है ये डिस्काउंट वॉल्वो और AC बसेज में मिलता है। बाकी तो ऑर्डिनरी बसेज में तो सारा साल चला रहता है। कितने रुपए का ये कार्ड बनता है? 50 रुपए का बनता है। कितना डिस्काउंट देता है? 10% डिस्काउंट देता है। और कितने साल के लिए बनता है? 2 साल के लिए ये बनता है एक बार बनवाने के बाद। ठीक है, आप कहीं से भी सफ़र करें, मतलब कितना भी किलोमीटर सफ़र करें, तो हिमाचल में दिक्कत नहीं आएगी आपको कार्ड में। एक और बात इसमें आपने ध्यान रखना है कि अभी सरकार के द्वारा एक ग्रीन कार्ड भी चलाया गया है। अभी क्या पुराना ही है ग्रीन कार्ड भी, तो ग्रीन कार्ड की बात की जाए तो ग्रीन कार्ड का इस तरह से है कि बनेगा ये भी 50 रुपए का ही बनेगा। 50 रुपए का ही डिस्काउंट इसमें ज़्यादा मिलेगा, 25% डिस्काउंट मिलेगा। परंतु दिक्कत ये है कि ये जो 25% डिस्काउंट है ना, ये सिर्फ 50 किलोमीटर तक ही मिलेगा। ये आप जाने किस तरह से, जैसे मान लो आपने जो है वो शिमला से ये कार्ड बनवा लिया, शिमला राजधानी है, वहाँ से आपने ये कार्ड बनवा लिया। तो शिमला से अगर आप जो है वो हमीरपुर बिलासपुर की साइड सफ़र करते हैं तो सिर्फ 50 किलोमीटर तक ही आप इसका फ़ायदा ले पाएंगे। और अगर आप रोहडू की साइड सफ़र करते हैं तब भी आप 50 किलोमीटर तक ही इसका फ़ायदा ले पाएंगे। परंतु अगर आप हमीरपुर से बैठते हैं मान लीजिए, और हमीरपुर से आपको जाना है कांगड़ा, तो हमीरपुर से कांगड़ा के लिए ये कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि ये शिमला का बना हुआ कार्ड है। तो जहां पर ये बना है ना, वहीं से 50 किलोमीटर इसका वैलिड सफ़र होता है। 2 साल की इसकी जो है वो वारंटी होती है, मतलब 2 साल के लिए ये कार्ड बनाया जाता है। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट कार्ड का क्वेश्चन तो पहले शायद अलाइड सर्विसेज में पूछा भी जा चुका है पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, तो इस तरह के क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। आगे बोलते हैं रुस्ता दे ब्याह इज अ टाइप ऑफ मैरिज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। तो मैरिज के टाइप हम कॉमनली रिवाइज करते रहते हैं, अभी तक आपको याद भी हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे, जब हम 5-10 बार डिस्कस कर लेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे हैं आप तो याद हो गए होंगे अभी तक, और हो जाएंगे इसी तरह। अभी देखो ये रुस्ता दे ब्याह जो है ये मैरिज का टाइप है, और कौन सी ट्राइब के बीच में है? तो स्वांगला ट्राइब है, एक स्वांगला ट्राइब के बीच में ये मैरिज का टाइप है। ऑप्शन ए सही आंसर है। स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि ट्राइब्स हम एक बार भी पढ़ेंगे, एक बार फिर से पढ़ेंगे तो स्वांगला ट्राइब फिर से रिवाइज होगी। स्वांगला ट्राइब जो है ना, ये मुख्य रूप से पाई जाती है लाहौल स्पीति में। तो लाहौल स्पीति में ये जो पत्तन वैली लाहौल स्पीति की है, चंद्राभागा रीजन की, उसमें जो है ये पाई जाती है। चंद्राभागा 2 नदियां हैं। चंद्राभागा जहाँ पर मिलती हैं आपस में जाकर, वहाँ पर उस स्थान को तांडी कहा जाता है। तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं आकर, और इसके बाद ये जब चंबा की ओर जाती हैं तो चेनाब नाम से यही नदियाँ जो हैं वो जानी जाती हैं। आपने ध्यान रखना है कि मैरिज के टाइप कौन कौन से हैं। तो रुस्ता ते मैरिज जो है ये एलॉपमेंट है, भगाकर की जाने वाली शादी है। इनके बीच में मजमी ब्याह भी होता है, कुआ ब्याह भी इनके बीच में होता है। ये तो 3 मैरिज के टाइप हो गए। परंतु डाइवोर्स का टाइप एक आता है, उसको आप ध्यान रख लेना। तसुद तवाकची ये डाइवोर्स का टाइप आता है। तसुद तवाकची जो है ये मैरिज का टाइप यहाँ पर आता है, ये आपने नोट करना है, ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, परंतु लिमिटेड ही क्वेश्चंस अगर एक बार में पढ़े जाएं तो वो बेटर रहता है। कौन कौन से क्वेश्चंस हमने जाने कि ये कहाँ पर टाइप पाई जाती है, और जो नदियाँ हैं वो कहाँ पर मिलती हैं आपस में आकर, इनके बीच में जो मैरिज के टाइप हैं वो कौन से हैं। तो वो लिमिटेड से क्वेश्चंस होके इनको आप ज़रूर याद रखें। इनसे बाहर से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में यहाँ से सहायता भी मिल जाती है कि ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर लिया जाएगा। वो आप जब एग्ज़ाम देते हैं ना तो सीख जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ का वही तो फ़ायदा है।
आगे बोलते हैं ग्याल्तो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ग्याल्तो फेस्टिवल बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ऐसे दिसंबर जैसे के महीने में ये मनाया जाता है। एक और बात बता दूं इसकी, और ये जब नया साल जाता है ना तो उसका एंड जैसे में मनाया जाता है, फेयरवेल होती है एक तरह से। ये पुराना साल जो है वो जा रहा है और नया साल जो है वो आ रहा है, दिसंबर जा रहा है, जनवरी आ रहा है, इस तरह से फेयरवेल के रूप में इसको मनाते हैं। कहाँ पर मनाया जाता है ग्याल्तो फेस्टिवल? तो ये मनाया जाता है कहाँ पर? लाहौल स्पीति में। ऑप्शन सी सही आंसर है। लाहौल स्पीति में मुख्य रूप से ये फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा, लाहौल स्पीति के फेयर एंड फेस्टिवल। यहाँ से तो एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाता है लाहौल स्पीति के फेयर फेस्टिवल में कौन कौन से। एक लदराचा, आपने ध्यान रखना है कि लदराचा यहाँ पर मनाया जाता है। एक यहाँ पर शिशु मेला मनाया जाता है। शिशु मेला जो यहाँ पर मनाया जाता है ना, शिशु मेले की कहानी इस तरह से है कि शिशु मेला अलग अलग मोनेस्ट्रीज में मनाया जाता है। शिशुर मोनेस्ट्री में जब ये मनाया जाता है तो जून के महीने में मनाया जाता है। जब ये गैमूर मोनेस्ट्री में मनाया जाता है तो ये जुलाई के महीने में मनाया जाता है। यहाँ पर हालदा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल तो आपको पता है किन्नौर में भी, लाहौल में भी मनाया जाता है। जहाँ पर बुद्धिस्ट रहते हैं वहाँ पर लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। एक पोरी फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। पोरी फेस्टिवल जो है वो यहाँ पर मनाते हैं। बहुत सारी मोनेस्ट्रीज लाहौल स्पीति में है और मुख्य रूप से आप मुझे कोई मोनेस्ट्री रिवाइज कराने के लिए कह दें तो मैं ताबो मोनेस्ट्री आपको जल्दी से भी रिवाइज करवा दूंगा। ताबो मोनेस्ट्री जो है वो ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है यहाँ की, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि 996 AD में जो था ये मोनेस्ट्री बनी थी और 1996 में जो था वो इसको बने हुए 1000 वर्ष जो था वो पूरे हो गए थे। और ये मोनेस्ट्री इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कब बनी थी, कब इसको 1000 वर्ष पूरे हो गए। इसको अजंता भी कहा जाता है, अजंता ऑफ हिमालयस इसको कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, अजंता ऑफ हिमालयस जो है वो इसको कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एलोरा किसको कहते हैं हिमालय का, हिमाचल का? तो वो मसरूर रॉक कट टेम्पल को कहते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ते हैं। उन क्वेश्चंस को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़े नेट चेट क्वेश्चंस हैं। किसी भी एग्जाम में कभी भी एग्जामिनर इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, जहाँ पर अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर इंटरव्यू में पूछ ले जाएंगे, तो दिमाग में हर टाइम होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज रूलर ऑफ धामी ड्यूरिंग द अटैक ऑफ गोरखा। तो बोलते हैं कि धामी के साथ कुछ टाइम कौन थे जब गोरखाओं के द्वारा जो था वो अटैक किया गया था। आपको पता है कि गोरखाओं पहले तो क्या हुआ कि संसार चंद राजा होता था कांगड़ा का, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बड़ी मतलब तंग करके रख दिया बाकी रियासतों को। तो बिलासपुर को ज़्यादा तंग किया गया। बिलासपुर ने बाकी रियासतों के साथ मिलकर क्या किया कि बुला लिया गोरखाओं को कि आप आओ यहाँ पर संसार चंद के ऊपर अटैक करो, हम आपकी सहायता करेंगे। उसके बाद गोरखाओं का यहाँ पर थोड़ा सा जो था वो रोल ज़्यादा बढ़ गया। तो आपने ध्यान रखना है कि जब गोरखाओं के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था तो उस टाइम यहाँ के शासक दलेर सिंह हुआ करते थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। धामी रियासत जो थी ना, इसकी स्थापना की गई थी गोविंद पाल के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है, गोविंद पाल ने इसकी स्थापना की थी। धामी की जो कैपिटल है वो तो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि धामी रियासत की राजधानी जो था वो कहाँ पर रह चुकी है। तो धामी रियासत की राजधानी हलोग में जो है वो रह चुकी है, ये आपने ध्यान रखना है। धामी रियासत के अंतिम शासक बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। धामी रियासत की अगर हम बात करते हैं कि अंतिम शासक इसके कौन थे, तो राजा दलीप सिंह जो था वो इस रियासत के अंतिम शासक थे। इनका नाम आपने ध्यान रखना है, ये लास्ट रूलर थे यहाँ के। और 1857 का जब विद्रोह हुआ था ना, तो उस टाइम यहाँ के राजा गोवर्धन सिंह जो था वो हुआ करते थे। राणा यहाँ के गोवर्धन सिंह वहाँ पर हुआ करते थे। धामी गोली कांड हुआ, धामी प्रेम प्रचारिणी सभा बनी, वो सारे क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं। 1937-39 की ये बातें रही हैं। चलो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ना, आप मुझे कमेंट करके जो है उसका आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन आपके लिए क्या है? क्वेश्चन आपके लिए इस तरह से है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल झील कहाँ पर है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। नेचुरल झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कौन सी है? ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, परंतु आपको आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कौन सा ग्लेशियर कांगड़ा जिले में जो है वो स्थित है। जो मिशन एलाइड का लास्ट पार्ट था ना, वहां पर हमने ये डिस्कस किया था। और आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। एलाइड के लिए भी ना बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलाइड की तैयारी को अपना जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। अगर एलाइड की तैयारी करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि बाकी एग्जाम हिमाचल के जो होंगे उनकी तैयारी भी साथ साथ में हो जाएगी। ये बड़ी ही जेन्युइन सी बात है, आप सभी समझते हैं इस बात को। तो टेस्ट सीरीज कैसे अवेल करेंगे? डायरेक्टली हमें मेल कर दें, नहीं तो टेलीग्राम पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे? जहाँ पर पीडीएफ्स आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना है, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें, इजीली सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाती है। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।